इतिहास को जानने के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं बताओ देखे। आर्कियोलॉजिकल, और कौन सा होता है लिटरेरी, और कौन सा होता है आर्काइवल, पुरातात्विक साहित्यिक, और तीसरा कौन सा है पुरालेख। पुरातात्विक में हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं उत्खनित पुरावशेष एक्सकेवेटेड रिमेन्स। दूसरा कौन सा होता है अभिलेख, एक क्या होता है ताम्रपत्र, और क्या होता है सिक्के, और क्या होती है स्थापत्य कला, और क्या होती है चित्रकला, और क्या होती है मूर्ति कला। साहित्य में कौन कौन सी भाषाओं के संस्कृत, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के होते हैं। उसके बाद में हमने कौन से पढ़े थे आगे पुरालेख। पुरालेख में दो तीन एग्जाम्पल देखे थे हमने, बही, खरीते और दस्तूर कोमवार। हम पढ़ रहे थे भारत में पुरातत्व का जनक कौन था अलेक्जेंडर कनिगम, राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन। हम पढ़ रहे थे अलग अलग उत्खननकर्ताओं ने अलग अलग जगहों की खोज की थी, कुछ उत्खननकर्ताओं के नाम लिखे थे हमने, बताओ जैसे डी.आर. भंडारकर, रतन चंद्र अग्रवाल, बी लाल, ललित पांडे, जीवन सिंह खड़कवाल। कुछ जगह के नाम पढ़ रहे थे हम, जैसे कौन कौन सी लिखी थी हमने, कालीबंगा लिखी, आहड़, डीडवाना लिखा था हमने, शायद एक नोहल लिखा था है ना, और कौन सा लिखा था बागौर लिखा था। बागौर कौन से जिले में, नोहे कौन से जिले में, डीडवाना कौन से जिले में, डीडवाना कुचामन जिले में, आहड़ कौन से जिले में, और कालीबंगा कौन से जिले में। यही चीजें पढ़ी। इन अलग अलग जगह से हमें अलग अलग चीजें मिली, खूब सारी अलग अलग चीजें भी प्राप्त होती। लिखो यहीं से लिखना शुरू करो। लिखो अलग अलग स्थानों से हमें अलग अलग सामग्री प्राप्त होती है। वी कलेक्टेड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों से हमें अलग अलग सामग्री प्राप्त होती है। वी कलेक्टेड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग स्थानों से हमें अलग अलग सामग्री प्राप्त होती है। वी कलेक्टेड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जैसे क्या क्या सामग्री मिली होगी, यूं एग्जाम्पल लिखते हैं तीन चार, फिर अपने अलग अलग पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे भाई वास्तव में क्या क्या सामग्री मिली वहां से। जैसे हमें पत्थर के कुछ हथियार मिलते हैं, तो पत्थर के हथियारों को क्या बोलते हैं पाषाण उपकरण, इंग्लिश में लिखे स्टोन टूल्स। थोड़े दिनों बाद मनुष्य इंटेलिजेंट हुआ तो उसने मेटल का यूज करना शुरू कर दिया, तो हथियार किसके मिलने लगे हमें मेटल के, तो मेटल टूल्स धातु। हमें उसके मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कहीं मिट्टी को बोलते हैं मृदा, बर्तनों को बोलते हैं भांडे, तो अर्धनवेयर्स मिलते हैं हमें। मनुष्य प्रारंभ से श्रृंगार प्रिय रहा था, उसने आभूषण पहने होंगे कोई, हमें उसके आभूषण मिलते हैं ऑर्नामेंट्स। थोड़ी आवाज कम कर। क्या क्या सामग्री हम प्राप्त होती है हमें बताओ देखे, क्या क्या मिलते हैं पाषाण उपकरण, धातु उपकरण, मृद भांड और आभूषण, है ना। अलग अलग जगह के उत्खनन हुए, अलग अलग लोगों ने उत्खनन किए, अलग अलग सामग्रियां प्राप्त हुई। वो बड़े बड़े उत्खनन करने वाले कौन थे उनके नाम देखे, वो बड़ी बड़ी जगह कौन कौन से जिनके उत्खनन हुए थे, और वहां पे मोटे तौर पर हमें क्या मिलता है ये चीजें मिलती है। ये तो आपका पहला हुआ उत्खनित पुरावशेष। कौन सा हुआ, हेडिंग डाली थी शायद हमने, लिखा था ऊपर उत्खनित पुरावशेष लिखा था, लिखा था कि नहीं लिखा था है? पुरातात्विक स्रोत लिखा था ना। हाँ तो उसमें जहां से आपने ये लाइन लिखी है राजस्थान में अलग अलग स्थानों पे, उसके आगे लिख ले, उसके ऊपर लिख ले उत्खनित पुरावशेष। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पे उसके ऊपर ये हेडिंग भी डाल ले उत्खनित पुरावशेष एक्सकेवेटेड रिमेन्स। एक्सकेवेटेड रिमेन्स। तो पुरातात्विक में पहला तो था उत्खनित पुरावशेष। उत्खनित मतलब खुदाई करनी, तो हमने पढ़ा खुदाई किस किसने की, खुदाई किस किस जगह से की, और वहां से हमें क्या क्या पुरावशेष मिले, यही तो मतलब हुआ। इसमें दूसरा हेडिंग क्या डाला था हमने, दूसरा क्या था अभिलेख,
डाल गया। दूसरा लिखिए अपने अभिलेख। एक एक एक, एक पढ़ लेंगे सारे अपने धीमे धीमे। कल हमने बात की थी कि भाई राजा महाराजाओं ने पत्थरों पर खूब सारी चीजें लिखवा दी कि भाई अच्छा आजकल भी अभिलेख लगते हैं क्या, या पहले ही लगते थे अभिलेख? लगते हैं। जैसे अब कौन लगवाता है? सरकार लगवाती है। भाई उस समय राजा सरकार थी, अब सरकार भजनलाल जी है ना, तो आप भजनलाल जी लगवा देंगे। तो कोई हॉस्पिटल बनेगा तो उसके बाहर लिखा हुआ आएगा इस हॉस्पिटल का निर्माण फलाने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, इसका उद्घाटन करने के लिए फलान जी आए थे, इसके ठेकेदार फलान जी थे और इसमें इतने रुपए का खर्चा हुआ था, इतने से दे के इतने दिनों तक इसका निर्माण कार्य किया गया था। अभी भी तो लिखा था, पहले भी लिखा जाता था। इन अभिलेखों को पढ़ना, आप पुराने अभिलेख उनको तो पढ़ने के लिए अलग विद्या चाहिए। अभिलेखों को पढ़ने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? तो आपको कोई पूछ ले कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? लिखो। अभिलेखों का अध्ययन स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों का अध्ययन स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। एपिग्राफी कहलाता है, इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। क्या कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन? कुछ अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं, लिखो प्रमुख अभिलेख, प्रोमिनेंट इंस्क्रिप्शंस। राजस्थान के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से, को दो चार का एग्जाम्पल देंगे, फिर हम विस्तार से और जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब और पढ़ते रहेंगे। प्रमुख अभिलेख। अजमेर में एक जगह पड़ती है बड़ली, कौन सी जगह है? वहां से एक अभिलेख मिला हमें, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बड़ली अभिलेख। 443 बीसी का। कौन सा अभिलेख है बताओ देखे? बड़ली अभिलेख। कब का है बड़ली अभिलेख? 443 बीसी का। और बड़ली कहां पड़ता है? अच्छा, एडीबीसी समझते हो क्या आप, क्या होता है? हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं समझते कि एडी और बीसी क्या होता है? ईमानदारी से हाथ खड़े करो तो, जिनको नहीं पता हो, इन चीजों के बारे में नहीं पता। बाकी सब लोग जानते हो। कौन बताना चाहेगा कि सर ये इस प्रकार से होता है चीजें? आप बताना चाहोगे? इनको माइक दो देखे। वो उधर उधर आप खड़े हो जाओ जो बताना चाह रहे थे। माइक। सर बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्वी। ठीक। ईडी का मतलब होता है ईसवी सन। एडी। कैसे हुआ? एडी ईसवी सन कैसे हुआ? ईसा पूर्व, ईसा से पहले जो कोई घटना घटी है ईसा पूर्व बने ईसा से पहले? ईसा कौन है? ईसा ईसा मसीह। वो कब हुए? उनसे पहले तो वो कब हुए, उनकी क्या लाइन मानी जाए? 2600 ईसा पूर्व से, और जब 185 ईस्वी तो पढ़ते हैं बीसी तक, वो तो होता है बीसी ईसा पूर्व। 185 के बाद में जो हम पढ़ते हैं किसने पढ़ा है ये? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप मना कीजिए तो क्या, क्यों मारे फालतू में इधर उधर के? मैं पूरा ही गलत डायरेक्शन में चले गए आप। और कोई जिसको अच्छे से बताओ, इनको दो देख, व्हाइट शर्ट वाले भैया को। अरे सुनो बाकी लोग, आपको किसी को नहीं आता है, सुन लीजिए। सर बीसी बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट। बिफोर बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट। ठीक। ईसा मसीह को क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट। सर एडी या
एनो डोमिन। एनोडोमिन क्या मतलब, क्या है इन इसका द मतलब? एज या गुड ओवर एज। क्या क्या लगाएंगे, मतलब कहाँ से कहाँ किसको क्या मानेंगे? सर ईसा मसीह के जन्म के बाद तो एडी, ईसा मसीह के जन्म के बाद तो एडी, और ईसा मसीह के जन्म से पहले हो तो पहले बीसी। चलो, और कोई बताना चाहे तो कोई सुधार करना चाहे? यही है आप सबका, बाकियों का मानना भी यही है। ईसा मसीह के जन्म से पहले है वो तो क्या हो जाएगा, बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद है वो AD। और किसी को मत बता देना, हमारी बेइज्जती करवाओगे तुम। सुनो देखो बात, दुनिया में एक धर्म है, उस धर्म का नाम है यहूदी। कौन सा धर्म है? यहूदी। जूज, जूज जिनको आप बोलते हो यहूदी है ना, इजराइल, इजराइल के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? यहूदी, या जूज कहते हैं उनको। इनका ये मानना है कि दुनिया में एक भगवान होता है, वो जो एक भगवान है वो अपना दूत भेजता है। क्या भेजता है? एक भगवान है, वो भगवान अपना क्या भेजता है? दूत। मतलब भगवान कभी भी खुद आता नहीं, इसलिए आज दिन तक किसी ने भगवान को देखा नहीं है, इसलिए भगवान की कोई भी मूर्ति होती नहीं, इसलिए मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए। वो एक दूत भेजता है। यहूदी ये मानते हैं कि वो जो दूत आए थे उनका नाम था मोजेस। क्या नाम था? मोजेस, जिनको हम हिंदी वाले कहते हैं मूसा, है ना, उनकी भाषा में नाम मोजेस, हमने हिंदी में क्या नाम बना दिया? मूसा। वो आए और उन्होंने लोगों को आके ज्ञान दिया, लोगों को बताया भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक टाइम के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो लोगों ने कहा साहब आप जा रहे हो तो अब हमें ज्ञान कौन देगा? तो उनका मैं एक बुक दे के जा रहा हूँ, इस बुक से आप ज्ञान ले लेना। वो जो बुक दे के गए थे उस बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम है? ओल्ड टेस्टामेंट नाम की एक बुक दे के गए कि ये बुक है, इस बुक में आप पढ़ोगे तो मैंने सारी बातें, ढंग की बातें, ज्ञान की बातें लिख दी, अब आपको रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तब कब पढ़े इस बुक को? उनका सैटरडे को पढ़नी है। कब पढ़नी है? सैटरडे को। जिन लोगों ने इस बात में विश्वास किया वो लोग क्या कहलाते हैं? जो ये मानते हैं कि मोजेस भगवान के दूत हैं। दूत को बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? प्रोफेट, पैगंबर बोलते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मोजेस जो थे भगवान के पैगंबर थे, मोजेस ने एक बुक दी, उस बुक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट है, और सैटरडे के दिन मंदिर जाते हैं, सैटरडे के दिन अपने पवित्र स्थान में जाते हैं, वो लोग क्या कहलाए? यहूदी। क्या कहलाए? यहूदी। मोजेस एक बात और बोल के गए, मोजेस ने कहा मेरे 1000 साल बाद नया दूत आ जाएगा, मेरे 1000 साल बाद नया दूत आ जाएगा। वो जो नए दूत आए हैं वो है ईसा मसीह। लोगों ने ईसा मसीह, जिनको इंग्लिश में कहते हैं जीसस, जीसस क्राइस्ट कह दीजिए, अपनी भाषा में हमने क्या बना लिया उनका नाम? ईसा मसीह। वो आए और उन्होंने आके कहा मैं नया दूत, मैं नया दूत। ये उन्होंने अपने जन्म के 4 साल बाद में कहा। जन्म के, पैदा होते ही तो उन्होंने कहा नहीं कि हेलो हाय, वो जो बता के गए थे 1000 साल बाद बड़ा वो मैं ही हूँ, पैदा होते तो नहीं कहेगा। ऐसा उन्होंने कब कहा? जब वो 4 साल के हो गए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं पैगंबर हूँ। मोजेस जो बता के गया था 1000 साल बाद नया दूत आएगा, वो मैं हूँ। लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ मोजेस कह के गए थे 1000 साल बाद नया दूत आएगा, और वो दूत हमारा आ गया। और वो दूत हमारा कौन है? ईसा मसीह। जिन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया वो लोग क्या कहलाए? क्या कहलाए? कितने साल बाद का जन्म के? जिस दिन उन्होंने कहा था उसको मान लिया गया, कैलेंडर शुरू किया गया। क्या मान लिया गया उसको? एक एक एक, आज से हमारा कैलेंडर शुरू है, आज से ईसाई धर्म शुरू होता है। क्या शुरू होता है? आज से ईसाई धर्म शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मोजेस का, अगला जो मोजेस का बताया हुआ जो पैगंबर आएगा नया, वो पैगंबर मैं हूँ। जिन लोगों ने इस बात को माना वो क्या कहलाए? ईसाई। ईसा मसीह की बात को माना वो क्या कहलाए? ईसाई। जिस दिन उन्होंने ये माना उस दिन से ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई। जिस दिन से ईसाई धर्म की शुरुआत होगी उसको क्या मान लिया? एक एक एक, क्या मान लिया? कैलेंडर की शुरुआत। यहां से आ जाएगा एडी। क्या जाएगा? एडी। इससे पहले जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? कितने साल की उम्र में कहा था उन्होंने? ईसा मसीह का जन्म 4 BC में। ईसा मसीह तो खुद ही बीसी में है ना? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद नहीं, ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद। ईसा मसीह के जन्म के, इस घटना को बोलते हैं, पूरा इस घटना को वो हिंदी में अपने बोलते हैं प्रबोधन। क्या बोलते हैं?
इंग्लिश वाले कहते हैं इनलाइटनमेंट। प्रबोध, प्रबोध का हिंदी में मीनिंग होता है ज्ञान। प्रबोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। या प्रबोध का हिंदी में मीनिंग होता है जागना। क्या मतलब होता है? जिस दिन ईसा मसीह जागे, जिस दिन ईसा मसीह को ज्ञान हुआ, किस बात का ज्ञान हुआ? कि मैं पैगंबर हूं, मैं पैगंबर हूं। लोगों ने इस बात को मान लिया। जिन्होंने इस बात को माना कि ये पैगंबर है, वो क्या कहलाए? ईसाई। तो वो कब माना उन्होंने? जब वो कितने साल के हो गए? तो कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? जब वो कितने साल के हो गए? 4 साल। उससे आगे वाले जो है वो कहलाते हैं एडी, एनो डोमिनी। क्या कहलाते हैं? एडी। उससे पहले वाले क्या कहलाते हैं? बीसी। तो ईसा मसीह का जन्म कितने बीसी में? सही बात समझ में? अभी क्या चल रहा है आपका? 2025। तो 2025 एडी चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025। अब कोई आपसे पूछ ले कि आज के कितने साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए? 2029। कितने साल पहले हुए? 2025 तो कैलेंडर शुरू हुए हो गए। कैलेंडर कब शुरू हुआ? जब वो कितने साल के हो गए थे? 4 साल के। 4 साल के हुए तभी क्यों हुआ? क्योंकि तभी उन्होंने कहा था कि मैं पैगंबर हूं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रबोधन। क्या कहा जाता है? इनलाइटनमेंट। इनलाइटन हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जागे थे वो इस बात से, और उन्होंने कहा था मैं ही पैगंबर हूं जो मोजेस बता के गए थे। उनकी बातों को मानने वाले लोग क्या कहलाए? ईसाई। आप कुल मिला के यूं कर दीजिए, ईसाई धर्म को शुरू हुए 2025 साल हो गए। ईसाई धर्म को पैदा हुए 2025 साल। ईसाई धर्म तब शुरू हुआ था जब ईसा मसीह कितने साल के हो गए थे? 4 साल। तो ईसा मसीह को पैदा हुए कितने साल हो गए? 2029। 2029। मैं और कहता हूँ। अब उन्होंने ये बात करनी शुरू की, भाई मैं पैगंबर हूं। लोगों ने बात को मानना शुरू कर दिया। पर एक बात को सारे लोग दुनिया में मान ले, ऐसा होता नहीं है ना। तो कई लोगों ने कहा, अरे झूठ बोलता है, फर्जी आदमी है, और ये कोई पैगंबर पैगंबर नहीं है। अब पहले सारे के सारे क्या थे? जिन यहूदियों ने ये मान लिया कि ये पैगंबर है, वो तो क्या हो गए? कुछ लोगों ने नहीं माना। कुछ यहूदी थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह को फांसी लगा दी। ईसा मसीह को फांसी लगा। ईसा मसीह को जब फांसी लगाई गई तब ईसा मसीह 33 साल के थे। कितने साल के? 33 ईयर्स। 33 साल की उम्र में ईसा मसीह को क्या लगा दी गई थी? सूली। सूली, फांसी बोल दो, सूली बोलते हैं उसको, कि सूली पे लटका दिया गया था उनको। तो बताओ ईसा मसीह किस साल के अंदर फांसी पर लगाए गए? कब लगाए गए? क्योंकि वो कितने साल के हैं? 33। तो 4 तो बीसी वाले हो गए, 29 आगे वाले होंगे, तो कितने में लगाए गए? पहले बड़ी बात, ईसा मसीह के 4 साल बाद का जो टाइम है उसको तो क्या बोलते हैं? एडी। उससे पहले वाला जो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 20। आई मोटा मोटा समझ में आई आपकी चीजें? तो ध्यान रखनी है हमेशा। तो कैलेंडर की शुरुआत तब से होती है जब ईसा मसीह कितने साल के हुए थे? कितने साल के हुए थे? फिर ईसा मसीह को 33 साल की उम्र में क्या लगा दी गई? फांसी। और ईसा मसीह जाते जाते एक किताब और दे के चले गए, वो है न्यू टेस्टामेंट। वो क्या है? यहूदियों की कौन सी थी? इनकी कौन सी थी? उसी न्यू टेस्टामेंट को आप बोलते हो बाइबिल। न्यू टेस्टामेंट को आप क्या कहते हो? और ईसा मसीह वापस कह गए, मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा। वो जो नए दूत आए थे वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। जिन्होंने उनकी बातों को मान लिया वो मुसलमान। जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को मान लिया वो कौन हो गए? मुसलमान। वो फिर कह के गए कि मैं एक किताब दे के जा रहा हूँ, वो किताब है कुरान। वो कौन सी है? मोजेस कह के गए थे कि पवित्र दिन कौन सा होगा? सैटरडे। ईसा मसीह कह गए पवित्र दिन होगा संडे। क्या होगा? संडे। आपके जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो कह गए जुम्मा, फ्राइडे। क्या होगा? फ्राइडे। एक भगवान है, उसको आज दिन तक किसी ने देखा? यदि किसी व्यक्ति को आज दिन तक किसी ने देखा ही नहीं, क्या उसकी मूर्ति बन सकती है? क्या उसकी पेंटिंग बनाई जा सकती है? इसलिए यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा है ना। तीनों ने कहा कि एक दूत आता है और वो आपको ज्ञान की बातें बता के जाता है। उनका दूत मोजेस, इनका दूत ईसा मसीह, इनके दूत पैगंबर मोहम्मद से। वो एक बुक दे के जाता है। उनकी बुक ओल्ड टेस्टामेंट, इनकी बुक न्यू टेस्टामेंट, इनकी बुक कुरान। उनका पवित्र दिन सैटरडे, इनका पवित्र दिन संडे, इनका पवित्र दिन, ईसाइयों का पवित्र दिन, ईसाइयों का पवित्र दिन संडे। पवित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली। क्या कहते हैं? होली। दिन को इसलिए संडे। आप कहते हो आज तो हॉलीडे क्लास क्यों लगा दी हमारी? उनके चर्च में जाने का दिन है, वो चर्च में जाते हैं इस दिन, इसलिए उनका वो हॉलीडे हो गया।
आई बात समझ में? अच्छा, जिस दिन 4 साल के हुए थे उस तारीख को उन्होंने क्या मान लिया? एक एक एक, क्या मान लिया? इसका मतलब 1 तारीख से ईसाई धर्म की शुरुआत, वो 1 जनवरी है। 1 जनवरी से ईसाई धर्म की शुरुआत। अच्छा, 1 जनवरी कब लग जाएगी? 31 तारीख को रात को 12 बजे। 31 दिसंबर को रात को 12 बजे एक तारीख शुरू हो जाएगी, तो तब से वो क्या मानते हैं? ईसाई धर्म की शुरुआत। तो वो 31 तारीख को रात को 12 बजे, मतलब जब 1 तारीख लगती तब चर्च जाते। कहाँ जाते? चर्च उनका मंदिर है, जैसे अपने मंदिर होते हैं उनका क्या होता है? चर्च। चर्च में प्रसाद मिलेगा जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है। चर्च में प्रसाद होता है दारू और रोटी। क्या क्या होता है? क्या क्या? स्टाइलिश भाषा में दारू को आप कहते हो वाइन, रोटी कहते हो ब्रेड। वो अंग्रेजी के वर्ड है, आपकी भाषा में दारू और रोटी है। तो उनको वहां पे दारू और रोटी मिलती है, और कोई बड़ी बात नहीं। ठंडा प्रदेश था वो, ठंडे प्रदेशों के अंदर शराब बहुत कॉमन बात है, इसलिए वहां पर वो शराब प्रसाद के रूप में मिलती है, वहां पे रोटी प्रसाद के रूप में मिलती है। इसलिए वो 31 तारीख को रात को 12 बजे दारू पीते हैं, क्योंकि उनका प्रसाद है। आप फालतू में पी रहे होते हो, आप सारे राजी हो रहे होते हो कि चीयर्स भाई, आप ईसा मसीह आ रहे हैं, ईसा मसीह। हमारा ईसा मसीह तो 4 साल पहले ही आ गए थे। ईसा मसीह की 4 साल बाद में इसकी शुरुआत हुई। पहले बड़ी चीज है, अब समझ में रहेगी बातें। अब किसी को बताओगे ढंग से बताओगे। हाँ, चीजें हमेशा वे के अंदर यूं सही ढंग से याद रहनी चाहिए हमेशा। इसलिए जो तीनों धर्म है, इन तीनों धर्मों को बोलते हैं कि भाई इन तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा होती, मूर्ति पूजा नहीं होती। ये तीनों धर्म एक जैसी बात करते हैं, ठीक एक जैसी बात करते हैं। तीनों की उत्पत्ति एक ही जगह से, यरूशलेम। तीनों अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? इजराइल का एक शहर है फिलिस्तीन की तरफ जो चला गया आप, यरूशलेम, क्या नाम जगह का? ये तीनों कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति यरूशलेम से हुई। तीनों कहते हैं भगवान एक है। तीनों कहते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं। तीनों कहते हैं भगवान दूत भेजता है। तीनों कहते हैं वो किताब दे के जाता है। तीनों का एक एक पवित्र दिन है। हिंदू धर्म इसके ठीक उल्टा है। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान है और उसको देखा है, इसलिए हम उसकी मूर्तियां बनाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म मूर्ति पूजक है। कैसे देखा? तो अवतार लेता है, अलग अलग अवतार लेता है, बार बार उसको आना पड़ता है। उसने 9 अवतार ले लिए। कितने ले लिए? भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा? मत्स्य अवतार। कौन सा है? दूसरा कौन सा? कोरुम। दूसरा कौन सा? कोरुम, कछुआ। कछुए वाला जो अवतार होता है वो दूसरा। तीसरा कौन सा? वराह। तीसरा अवतार कौन सा? वराह। चौथा कौन सा? वामन। कौन सा है? वामन। पांचवा कौन सा? वामन के बाद कौन सा? हम्म, वराह और अभी बताते हैं, ये भी बताएंगे। पहला कौन सा दोबारा बताओ? मत्स्य। दूसरा कौन सा? कुर्म। तीसरा कौन सा आ गया? वराह। चौथा कौन सा? वामन। आगे वामन के बाद क्या आएगा? वराह से पहले वराह, वराह के बाद में आएगा नरसिंह। क्या आएगा? नरसिंह। नरसिंह के बाद आएगा वामन। नरसिंह के बाद कौन सा आएगा? वामन। वामन के बाद परशुराम। वामन के बाद परशुराम। परशुराम के बाद में राम जी। राम जी के बाद में कृष्ण। कृष्ण के बाद में बुद्ध। अब नए कौन से आएंगे? कौन से आएंगे? कल के। आप नोटिस कीजिए कभी, पहला अवतार कौन सा? जलचर। जल में रहता है वो। कहाँ रहता है? साइंस भी कहती है कि सबसे पहले जलचर पैदा हुए थे, सबसे पहले। दूसरा कौन सा? कूर्म, कछुआ, जो जल और थल दोनों में रहे, उभयचर है वो। जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तीसरा कौन सा? वराह। तीसरा कौन सा? पशु है। तीसरा पशु है, वराह सुअर। वराह किसको कहते हैं? सुअर। जब जल प्रलय हो रही थी, धरती जल में डूब रही थी, तो भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार धारण किया था? वराह। कौन सा? वराह। चौथा कौन सा? नरसिंह। आधा मनुष्य आधा पशु। नरसिंह, आधा मनुष्य आधा पशु। आगे कौन सा? वामन। पूरा मनुष्य पर हाइट छोटी। पूरा मनुष्य पर हाइट छोटी। अगला कौन सा? परशुराम। पूरा मनुष्य हाइट बड़ी। अगले कौन से? राम जी। मनुष्य जिसमें नैतिक गुण है, जिसको पता है सही क्या और गलत है। अगले कौन से?
कृष्ण, जिसको सब प्रकार के युद्ध भी आते हैं, साम दाम दंड भेद सब बताओ, मनुष्य का और विकास अगला। अगले कौन से? बुद्ध, ज्ञानी। बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ज्ञानी है। मनुष्य में सबसे ज्यादा क्या ज्ञान देखा जाता है? अगले कौन आएंगे? उनके और अलग गुण होंगे। विकास क्रम है पूरा। क्यों नहीं आपने किसी को कभी लेके आ गए, साइंस है वो पूरी की पूरी। कब कौन सा, कब कौन सा, कब कौन सा। हमारे साथ ये भी तो समस्या है, हम इन चीजों को भी तो भूले हैं, हमें यह भी तो नहीं पता। इन चीजों की बात करना नॉर्मली ये मान लिया जाता है कि आप या तो बूढ़े बड़े रेस प्रकार की बात करेंगे, या पुरातन पंथी पोंगा पंथी टाइप के कोई व्यक्ति हैं, जो मंदिर वंदिर की बात करने वाले लोग हैं, वो बात करेंगे। लेकिन ये पूरी साइंस है। आप में से कितने लोगों के पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा होगा? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भारत में? बेसिकली भारत में फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? भारत में, भारत का फादर ऑफ, भारत में रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तुम क्या पढ़ के आए अब तक, मेरे को ये बता है। नहीं, हमारे भरोसे देता ही आरएस का सिलेबस करवाना, उसमें नहीं लिखवाना रसायन शास्त्र का जनक कौन सा है। कोरोना 2020 में चला गया था बुला, 5 साल से क्या कर रहे हो? यूं अंगूठे चूस रहे थे क्या बेटे बेटे? सब कोरोना में पास हुए थे हम तो। नहीं, कोरोना में नहीं भी होते तो भी हालत ऐसी ही होती तुम्हारी। बिना कोरोना के कौन सी छठ की चौदस कर रखी है? भारत में जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उनका नाम है पीसी रॉय। क्या नाम है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बंगाल के बहुत बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर हुए। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब पीसी रॉय ने दवाइयों की कंपनी बना दी थी, बंगाल केमिकल्स। आज भी बंगाल केमिकल्स की दवाइयां आती है। स्वदेशी मूवमेंट में हमने कहा था कि हम कुछ भी अंग्रेजों का नहीं खरीदेंगे, हमारा खरीदेंगे। तो अंग्रेजों का दवाइयां कहाँ से लाओगे? वो तो हमसे ही लोगे, मर जाओगे वरना। तो हमने दवाइयों की फैक्ट्री लगाई है पूरी, बंगाल केमिकल्स। तो लगाने वाले पीसी रॉय है हमारे, प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री है भारत में। पर वो जब बुढ़ापे में गए ना, तब उन्होंने बुक लिखी थी हिंदू रसायन शास्त्र। कौन सी बुक लिखी? कोई बुक का नाम हिंदू केमिस्ट्री। तो बुक का नाम देख के लगेगा यार हिंदुओं की केमिस्ट्री अलग थोड़ी होती है, मुसलमानों के अलग, हिंदुओं के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों ऐसे थोड़ी केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होती है ना। उन्होंने अपनी बुक में ये दिखाया कि साहब केमिस्ट्री यूरोप वालों ने विकसित नहीं की, हमारे भारत में पहले से थी। हमारे वेदों में, पुराणों में, पुरानी किताबों में किस प्रकार केमिस्ट्री ये दिखाया। तो बात की एक बात है, एक साइंस के आदमी को भी लास्ट में जाके अपनी किताबें याद आई। एक साइंस वाले आदमी को भी लगा कि नहीं यार इनको पढ़ो, इनके अंदर खूब सारी चीजें मिलेगी आपको। अब ये ना, साल भर पहले हमारे केरल के एक डॉक्टर जो थे एक्सपायर हुए थे, MS वलियाथन। क्या नाम था? आजकल आप सुनते हो किसी को हार्ट अटैक आया, अपने कहते स्टेंट डलवा दिए? सुनते हो आप? गांव में कहते हैं छल्ला गाल दिया, छल्ला। पढ़ते हो? ये बनाने वाला आदमी MS वलियाथन है। पहले ये बहुत महंगे आया करते थे, आजकल हर तीसरे आदमी का अपने सुन लेते हैं, इसका मतलब सस्ते हो गए, कोई भी डलवा सकता है। आज ये किसी को कह दे कि साहब वो जो छल्ले हैं वो 1 करोड़ रुपए के आएंगे, तो लोग कहेंगे वाह, जान दो, कोई बात नहीं, छल्ले टूटने दो हमारे वाले के ज्यादा। पर आपको जब कहा जाता है कि वो छल्ले 2.5 लाख के आ जाएंगे, 5 लाख के, आप चाहोगे व्यक्ति का जीवन बच जाए, 10 साल और जिएगा, 20 साल और जिएगा, यही है। यदि उनकी रेट ज्यादा हो तो नहीं हो सकता। ये बनाने वाले MS वलियाथन थे, उन्होंने सबसे पहले सस्ते हार्ट वाल्व बनाने शुरू किए थे। MS वलियाथन अमेरिका पढ़ के आए थे, अपने केरला के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर, चित्रा हॉस्पिटल नाम था, उसमें कार्य किया करते थे, हार्ट वाल्व बनाए थे उन्होंने। एक बार किसी एक सेमिनार में थे और उसमें गौरव ने कह दिया था उनको कि यार सारी बातें हमारी पढ़ पढ़ के करते रहते हो, खुद ने भी कुछ किया था क्या? बुढ़ापे में जाके, अंत में जाके 3 किताबें लिखी हो ना, लेजेसी ऑफ चरका, लेजेसी ऑफ सुश्रुता, लेजेसी ऑफ वाघभट्टा। भारत के बहुत बड़े 3 वैज्ञानिक डॉक्टर हुए हैं, चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट। कौन कौन? चरक, सुश्रुत और वाघ। वाघभट्ट की बुक है अष्टांग हरिद्य। कौन सी बुक है? पूरी हरिद्य पे लिखी हुई बुक है। उस आदमी ने बुढ़ापे में जाके संस्कृत सीखी। एक मास्टर जी लगाया कि मैं आऊंगा डेली सैटरडे संडे आपके पास, संस्कृत सिखाओ ताकि संस्कृत वाली किताबें पढूं और मैं बता पाऊं गोरों को कि नहीं हम पहले से जानते थे। तो खूब सारी चीजें हैं वहां पर। वो चीजें जो है वो केवल यूं धार्मिक नहीं है। हमने मान लिया कि साहब वो किताबें केवल बूढ़े बडेरों के पढ़ने के लिए, हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। और जब हम उनसे लेना देना नहीं रखते तब दुर्गति है, हम कट गए।
किसी भी देश का जो ज्ञान होता है वो उसकी परिस्थितियों के अनुरूप होता है। हमारा जो ज्ञान था वो हमारे अनुरूप है ही नहीं, वो किसी दूसरे देश का ज्ञान है, इसलिए ढंग से याद नहीं होता, केवल रट्टे मारे में है। इसलिए हमें एडीबीसी में भी दिक्कत आ जाती है। यार आ कहाँ से गया है एडीबीसी, आ कहाँ से गई ये सब चीजें, हम उनके अंदर भी कहीं ना कहीं होता है। जबकि आप सब बीए किए हो, सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, सबके अच्छे परसेंटेज आए होंगे, आपके हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आए होंगे, आप साइंस में भी अच्छे रहे होंगे, आपने बीएससी किया, आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा, आप पीसी रॉय का नाम नहीं जानते, क्योंकि हमारी परिस्थितियों के अनुसार उनको ढालने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया उन चीजों को। तो हमेशा याद रखने इन चीजों को। तो ये जो विकास क्रम है, हिंदुओं का अलग, यहूदियों का, ईसाइयों का और इस्लाम का अलग। तो ईसाइयों का जो कैलेंडर है वो कब शुरू माना गया, जब ईसा मसीह कितने साल के हो गए, उसके बाद में तो क्या लगा दिया एडी, उससे पहले वालों में क्या लगा दिया, पहले वालों में क्या लगा दिया बीसी। अभी देखो अपने तो अपने काम की बात पर आते हैं। बढ़ली अभिलेख कब का है, 443 बीसी कब का है, क्या मतलब है इसका, 443 बीसी मतलब ईसा मसीह के कितने साल पहले, फिर नहीं समझ रहे ईसा मसीह तो खुद ही 4 बीसी में है। हाँ? ईसा मसीह के कितने साल पहले, ईसा मसीह के 443 साल पहले। भाई ईसा मसीह खुद ही 4 बीसी में है, तो 4 तो कट गए, 4 तो कट गए इसमें से। ईसा मसीह से कितने साल पहले, 439 तो वो हो गए, फिर ईसा मसीह पैदा हो गए, फिर 4 साल और हो गए तो 443, इसके बाद में कैलेंडर शुरू हुआ तो हम कहते 443 बीसी। भाई एडीबीसी तो कब शुरू हुए हैं, जब ईसा मसीह कितने साल के हो गए, ईसा मसीह पैदा हुए तब थोड़ी हुए हैं, वो 4 साल के हो गए तब हुए हैं। तो अपना ये बढ़ली अभिलेख कब का है, 443 बीसी कब का है, मतलब ईसा मसीह के पैदा होने के 439 साल पहले, या ईसाइयों के कैलेंडर शुरू होने के 443 साल पहले। सबका तो हमारे पास पत्थर पे लिखा हुआ है। हम्म, तुम आज के कितने साल पहले पैदा हुए हैं, आज के 24 साल पहले। तुम पहली क्लास में जब पढ़ने के लिए गए थे उसमें कितने साल हो गए, कितने साल पहले पहली क्लास में पढ़ने के लिए गए थे, हैं 18 साल पहले। कितने साल पहले तुमने बीए कर ली थी, कितने साल पहले तुमने 10th कर ली थी, घट रहा है ना, घट रहा है। 24 साल पहले तुम पैदा हुए, 19 साल पहले तुम पहली क्लास में गए, 10 साल पहले तुमने 10th की, मान लो है 8 साल पहले तुमने 10th की, 3 साल पहले तुमने बीए की। उल्टा आ रहे हैं ना, उल्टे आएंगे। किसी एक व्यक्ति है ईसा मसीह, उसके पहले है, उल्टी घटेगी ना संख्या, वो पॉजिटिव कैसे जाएगी। अब मैं तुमसे पूछूं कितने वर्ष बाद शादी करोगे, हाँ? शादी होगी, होगी शादी, हाँ? आगे वाली चीजें तो उसमें गिन जाएगी ना, प्लस में तो तब आएगी ना, नहीं समझे मेरी बात। हाँ, आगे की, और जो पीछे घट गई वो माइनस में। तो ये बढ़ली ईसा मसीह से पहले घट गया तो माइनस में, ईसा मसीह के बाद में जो है प्लस में। नहीं समझे बात, हाँ। अरे सुनो, तुम्हें भी किसी को नहीं आती है बात, एग्जैक्टली सही क्वेश्चन है। तुम्हें एडीबीसी अभी तक समझ नहीं आया, किसी इंटरव्यू में पूछ ले रगड़ देगा वो तुम्हें। तुम्हें नहीं आता अभी तक भी, मैं दूसरा उदाहरण दे दूंगा, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा आ कैसे गया। हाँ बताओ तो। हम्म, हम्म, हम्म। भाई आज आज कितना साल चल रहा है अभी,
2025, तो 2025 तो एडी में है, ठीक है। अब 2025 से एक साल पहले कोई था तो एक बीसी, उससे 2 साल पहले था तो 2 बीसी, उससे 443 साल पहले था तो अब पहले बड़ी बात। हाँ, तो क्या नहीं पड़ी? हाँ हाँ, तो मैंने कहा ना कि भाई ईसा मसीह के जन्म को एक 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 मान लिया, उससे पहले जो कुछ है उसमें घटेगा, उससे आगे जो कुछ है उसमें बढ़ेगा। उसका पीछे वाले का तो क्या मानना है? पीछे वाले में तो हो सकता है 1 लाख पुरानी कोई चीज मिल जाए, 1 साल 1 लाख साल पुरानी कोई चीज मिले तो 1 लाख साल बीसी, वो तो जैसे जैसे मिलेगी वैसे वैसे पीछे चलते जाएंगे। हम आगे जो मिल रही है उनमें तो हम एडी लगा ही रहे हैं। डीसी और बीसी कहाँ है? डीसी कहाँ है इसमें? एडी और बीसी में क्या है? एक एक एक, स्टार्टिंग तो एक से ही होगी। किसकी स्टार्टिंग 21 से होती है? संख्या की स्टार्टिंग तूने देखी कभी? संख्या कहां से शुरू होती है? फिर कहां से होगी? हाँ। हम्म, हाँ। विक्रमी संवत कैसे स्टार्ट हुआ? ये कैलेंडर ईसाइयों का है। ये कैलेंडर किसका है? ईसाइयों। ईसाइयों का तो इसमें भयंकर समस्याएं हैं। 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी, हाँ। एक एक एक, अब मतलब उस एक 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 से 2600 साल पहले, 1900 साल के बीच, ये बात समझो। ये ईसाइयों का कैलेंडर है। जब ईसाइयों के पैगंबर आए थे ईसा मसीह, वो जब 4 साल के हुए तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उनका कैलेंडर शुरू हो गया, उसको एक 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 मान लिया। उससे पुराना जो कुछ है वो बीसी, उसके आगे जो कुछ आएगा वो एडी। हमारी कहानी अलग है हमारे कैलेंडर की। अपने मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है उज्जैन। कौन सी जगह है? उज्जैन में हमारे एक बहुत बड़े राजा हुए। कौन से राजा हुए? क्या नाम? एक सिंगल आदमी को इस नाम को बोल के दिखाओ मुझे, कोई कौन बोल सकता है इसको? खड़ा होके बोले देखे, एक एक खड़ा हो जिसको ये बोलना आता हो, सही खड़ा होके बोले। हाँ हाँ, तुम बोलो देखे, तुम तो यहीं पास में बैठी हो, बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, उसको दो। भृतृहरि। भरित्री हरी, सही बोला करो, तुम ज्यादातर इसको बोलते हो भरतरी। भय रे ते, भय रे ते री, हरी, भरित्री हरी। क्या नाम है? उज्जैन के एक राजा, उज्जैन के राजा का नाम क्या है? क्या नाम है? भरित्री। राजा के पास एक बार कोई एक सन्यासी आया, सन्यासी ने आके राजा को एक फल दिया, राजा यदि इस फल को तुम खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। और राजा भर्तृहरि बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान राजा हुए। ऐसा बहुत दुर्लभ संयोग मिलेगा कि किसी राजा को नीति की भी उतनी जानकारी और श्रृंगार की भी उतनी जानकारी। नीति शतक और श्रृंगार शतक किताबें लिखी है। कौन कौन सी? नीति शतक और श्रृंगार। नीति क्या सही है और क्या गलत है, श्रृंगार मनुष्य का। बोलूं अब आगे? हमेशा ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जब बोलता हो तब बीच में नहीं बोलना, है ना। हमेशा कोशिश करने की उसका सेंटेंस समाप्त हो जाए तब हम बोले। मेरे बीच में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलतियां तुम तब करते हो जब कोई इंटरव्यू ले रहा होता है ना। उसको यूं लगता है कि चांटा मारे खड़ा हो गया, वो माई बाप होता है ना, तो लगता है तूने मेरी बात काटी कैसे। इसका मतलब यह भी होता है कि हम अच्छे श्रोता नहीं है। आपको एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। मैं क्लास में, हालांकि मैं भी जब बैठा हूँ मेरी भी आदत होती होगी कि नाम आया भर्तृहरि तो अपने लगा वही है क्या जिसको मैं जानता हूँ। पर फिर भी हमेशा कोशिश की जाए, कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति, आप आपस में भी बात करते हो, पहले उसकी बात को सुना जाए, फिर क्वेश्चन पुट किया जाए उसके बाद में। बेसिक चीजें होती है ये। भर्तृहरि राजा है। भर्तृहरि नीति शतक लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है, वैराग्य शतक लिखा है। कौन कौन से? नीति शतक, श्रृंगार शतक। श्रृंगार जिसको प्रेम की बातें बताओ, नीति जिसको ये बताओ क्या सही और क्या गलत है, वैराग्य इसको सन्यास की बातें बताओ।
किसी एक ही व्यक्ति को प्रेम और सन्यास दोनों बताओ। ऐसे राजा भर्तृहरि है। राजा भर्तृहरि को एक सन्यासी ने फल दिया, तुम यदि इसको खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। राजा भर्तृहरि को लगा कि यार मैं अमर हो गया क्या करूंगा। और भारतीय परंपरा बड़ी महान रही है। भारतीय परंपरा अमर होने की नहीं रही। भारतीय परंपरा का था हम जितना भला कर सकते हैं किसी का उतना भला किया जाए, अमर हो गया क्या करना है। पर राजा भर्तृहरि अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे। रानी का नाम था पिंगला। क्या नाम था? पिंगला। और रानी पिंगला से प्रेम करते, रानी पिंगला से प्रेम करते, रानी पिंगला को दिया कि तुम खा लो। रानी पिंगला एक सेनापति से बहुत अधिक प्यार करती। रानी पिंगला उस सेनापति को फल देती है। सेनापति एक अन्य महिला से बहुत अधिक प्यार करता है, उस महिला को देता है। वो जिस महिला को देता है वो बड़ी बेचारी उदार महिला थी। उसको लगा कि वो दासी थी। उसको लगा मैं नौकरानी हूं और मैं यदि इस फल को खा भी लूंगी, अमर हो जाऊंगी, तो मुझे तो ये काम तो ये करना है, छुटकारा मिले उतना ठीक, मरे अगला जन्म हो, कोई ढंग का जन्म मिले, इस जन्म में क्या करना है ये सब करके। पर उसे लगा कि हमारा राजा कितना महान है, हमारा राजा कितना दयालु है, हमारा राजा कितना न्याय प्रिय है, हमारा राजा कितना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है, क्यों ना राजा को दिया जाए। वो बेचारी आई, उसने बड़े भले मन से कहा कि राजन मेरे पास एक फल है जिसे खा के कोई अमर हो सकता है। राजा भर्तृ ने जैसे ही फल देखा, राजा भर्तृ को एग्जैक्टली समझ में आया कि दुनिया पितल दी है ना, कोई ज्यादा लेना देना। राजा भर्तृ संन्यास धारण करते हैं। राजा भर्तृ अपने छोटे भाई को राजा बनाते हैं, विक्रमादित्य। किसको राजा बनाते हैं? ये उन दिनों की बात है जब भारत पर शकों के आक्रमण हो रहे थे। किसके आक्रमण हो रहे थे? इसलिए राजा विक्रमादित्य शकों को हराते हैं। किसको हराते हैं? और शकों को हराने के बाद उपाधि धारण करते हैं सकारी। क्या उपाधि है? शक प्लस हरि मतलब दुश्मन। हरि मतलब जो शकों का दुश्मन था वो क्या कहलाया? सकारी। जिस दिन उन्होंने शकों को हराया उसको उन्होंने माना, क्या माना? क्या मान लिया उन्होंने इसको? एक 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 अपना कैलेंडर शुरू किया। विक्रमादित्य ने कैलेंडर शुरू किया, इसलिए उसको हम बोलते हैं विक्रमी संवत। क्या बोलते हैं? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत बोलते हैं उसको। ये अंग्रेजों वाले कैलेंडर के 57 साल पहले शुरू हो गया। अंग्रेजों वाले कैलेंडर के 57 साल पहले शुरू हो गया। इस बात को आप यूं कह दीजिए, अपने वाला कैलेंडर 57 बीसी में शुरू हो गया। अपने वाला कैलेंडर अंग्रेजों का जब एक 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 आया तब तक हमारे कैलेंडर में 57 साल हो चुके थे। विक्रमादित्य वाले कैलेंडर में कितने साल हो चुके थे? इसलिए अंग्रेजों वाले कैलेंडर में हमारे वाले कैलेंडर में कितना गैप? कितना गैप है? भले बड़ी कितना गैप है उसमें? 57 साल है। इसलिए मान लो उनके अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 तो अभी लगा ही है। होली पर अपना नया चेंज होता है, होली के आसपास चेंज होता है, तो अपने होली के आसपास 57 साल बढ़ जाएंगे। तो 25 में 57 जोड़ो, 2082 क्या है? तो हमारा अभी तो 2081 है, पर 2081 समाप्त होने वाला है। अभी जो नया लगेगा अपने को कौन सा लग जाएगा? 2082। उधर होगा 2025, अपना कौन सा लग जाएगा? 2082। कितने साल का गैप? कितने साल का गैप? 57। मतलब अपने वाला कैलेंडर उनके कैलेंडर से कितना आगे? कितना आगे? 57 साल। अंग्रेजों के कैलेंडर में चल रहा था 1899। क्या चल रहा था? अंग्रेजों के कैलेंडर में क्या चल रहा है? 1899। अपना कैलेंडर अंग्रेजों के कैलेंडर से कितना आगे? 57 साल। अपने वाले में 57 जोड़ना पड़ेगा। अपने वाले में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अपने वाले में? विक्रमी संवत में क्या चल रहा है? 1956। उस साल अकाल पड़ा आपने। उस साल अपने क्या पड़ गया था? अकाल। इसलिए बोलते हैं छप्पनिया अकाल। क्या बोलते हैं? क्योंकि अपने कैलेंडर में क्या था? 1956। अंग्रेजों कैलेंडर में 1899। इस साल अपने फैली हुई थी भारत में प्लेग। क्या फैली हुई थी? इसी साल अंग्रेजों का गवर्नर जनरल आया था, कर्जन। कौन आया था? कर्जन आया इसी साल। इसी साल अकाल पड़ा, इसी साल प्लेग थी। इसलिए अपने एक महान क्रांतिकारी में बाल गंगाधर तिलक। कौन वे? उन्होंने कहा कि किस्मत फूट गई, गर्जन प्लेग और अकाल तीनों आ गए। गर्जन प्लेग और अकाल तीनों किस साल आए? वो एक साथ 1899। किस साल आया? 1800। उस साल अपने क्या पड़ा हुआ था? अकाल। अपने कैलेंडर में क्या था? 1956। इसलिए हमने नाम क्या दिया? छपनियों काल। आई बात समझो? भारत का संविधान कब बना?
26 नवंबर 1900 कब बना? 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को बना कैलेंडर। अब अपने वाले कैलेंडर में क्या था? 57 जोड़ो 2000, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इस संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 अर्थात मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को आत्मार्पित अंगीकृत और लिखा हुआ है। तो 2006 समझ में आया? कहां से आया 2006? अब समझ में आएगी बातें। अपने वाला कैलेंडर कितने साल आगे चल रहा है? तो आप और मैं तो चल रहे हैं 2025 में, मम्मी 57 साल आगे है, क्योंकि मम्मी का कैलेंडर तो विक्रमी है। मम्मी कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी। तो विक्रमी कैलेंडर किसने शुरू किया? किसने? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन। कहाँ के राजा थे? वीर विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? किसके छोटे भाई? भर्तृहरि के। किसके छोटे भाई? भर्तृहरि बाद में सन्यासी बन गए थे, अपने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए बाद में भर्तृ बाबा का मेला लगता है। हाँ तुम पूछ रहे थे। हाँ शक सम्मत में, और शक सम्मत इसके 78 एडी में जाके। शक सम्मत कब शुरू होता है? 78 एडी। अपने वेला कब है? 57 बीसी। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? देखो अंग्रेजों का कैलेंडर अपने एडीबीसी, तो अंग्रेजों वाले कैलेंडर में, अंग्रेजों वाला कैलेंडर एक 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 इससे 57 साल पहले, एक इसके 78 साल बाद। इन दोनों के बीच गैप कितना होगा? 135 साल। आज के 10 साल पहले, आज के 20 साल बाद, तो दोनों के बीच गैप कितना है? नहीं बल्ले पड़ी। एक राजा हुआ अपने कनिष्क। कौन राजा हुआ? उन कुषाणों ने इस कैलेंडर को शुरू किया। उसने युद्ध जीते, युद्ध जीतने के बाद उसने अपना कैलेंडर शुरू कर दिया एक एक एक। उस कैलेंडर को बाद में शकों ने अपनाया। ज्यादा उसको फॉलो करने वाले कौन थे? शक। इसलिए कैलेंडर का नाम क्या हो गया? क्या हो गया? बोले पड़ी। अपने अपने राजाओं ने खूब सारे कैलेंडर चलाए। जैनों में भगवान महावीर में, जैनों में कितने भगवान हुए? 24। अंतिम भगवान जी कौन थे? महावीर। जिस दिन भगवान महावीर की डेथ हुई उसको उन्होंने मान लिया एक एक एक। किसकी डेथ हुई? भगवान है। अरे बोलो सही, किसकी डेथ हुई? महावीर को क्या कह दिया? क्या हुई उनकी डेथ? को अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वीर का क्या हो गया? मोक्ष मिल गई। निर्माण का मतलब क्या था? मोक्ष। इस दिन से कैलेंडर शुरू किया। कैलेंडर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीर निर्माण संवत। तो वीर निर्माण संवत का मतलब उस दिन जिस दिन महावीर की डेथ हुई। तो महावीर की डेथ से हमने कौन सा कैलेंडर शुरू किया? वीर निर्माण संवत। कब? एक एक एक। आई बात समझ में? अब आए अंग्रेज। अब ये अपने कैलेंडर, अपने अलग अलग कैलेंडर यूज में ले रहे हैं। एक बड़ा कैलेंडर विक्रमी संवत चल रहा है, कुछ इलाकों में अपने शक संवत भी चल रहा था। जैन अपना कौन सा कैलेंडर यूज में ले रहे हैं? वीर निर्माण संवत। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी पूरी हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी। अंग्रेजों की तो पूरी हिस्ट्री अपने उनके हिसाब से, उनके कैलेंडर के अनुसार। तो अंग्रेजों को शुरुआत में अपने कैलेंडर तो पल्ले ही नहीं पड़े, कौन सा कैलेंडर क्या है, कौन सा कैलेंडर क्या नहीं है। अंग्रेजों को एक आदमी सबसे जल्दी समझ में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन समझ में आया? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने कैलेंडर के अनुसार है। अपने तो साहब फलाना इतने विक्रमी संवत में और इतने शक संवत में, और अपने तो वो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं एकदम। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वाले कैलेंडर और पीछे जा रहे, उनके फिर नहीं समझ में आ रहे। पर चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी सेल्यूकस के साथ। किसके साथ हुई थी? सेल्यूकस यूनान का था। कहाँ का था? ग्रीस का था। इसलिए उसके साथ में जो राइटर थे उन्होंने लिखा उसके बारे में, और उन्होंने अपनी भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा सेंड्रोकोटस। क्या नाम लिखा है उनका? हम गए थे सेंड्रोकोटस से, लड़ाई हुई, सेंड्रोकोटस ये करता है, सेंड्रोकोटस वो करता है, सेंड्रोकोटस के दरबार। तो अंग्रेजों ने कहा सेंड्रोकोटस कौन है? अंग्रेजों ने मिलान किए कि इंडिया वाले में क्या लिखा हुआ इसी टाइम और इसमें क्या है। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो यूनान वालों का सेंड्रोकोटस है ये तुम्हारा कौन है? तो यूनान वालों का कैलेंडर था, वो कैलेंडर वही था जो अंग्रेज फॉलो करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि इस कैलेंडर में, हमारे वाले कैलेंडर के अनुसार इतने टाइम के अंदर तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। तो वहां से उन्होंने एडीबीसी मिलाए।
कि अच्छा ये यहाँ पर ये तुम्हारी हुआ है तो इसका मतलब इस टाइम के अंदर हुआ है। फिर अपने वैसे है कि चंद्रगुप्त मौर्य से इतने साल पहले फलाना हुआ था, या उसके इतने साल बाद में ये घटना हुई थी। अपने सारी ऐसे है। अशोक अपने अभिलेख में लिखता है, राजा बनने के 8वें साल मैंने आक्रमण किया, राजा बनने के 10वें साल मैंने ये किया, राजा बनने के 20वें साल मैंने रुमेनदेही की यात्रा की या लुम्बिनी की यात्रा की, राजा बनने के इतने साल बाद में वहां पर गया। फिर उन्होंने जोड़े कि इतने साल बाद तो जोड़ दो, इतने साल पहले तो इसको क्या कर लो, आपस में घटा दो। तो अंग्रेजों ने बाद में ये कैलेंडर भी अपने पल्ले पड़ा। अगर अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर और जोड़ा जाए तो वो कौन सा है, वीर निर्माण संवत। वीर निर्माण संवत कब शुरू हुआ, महावीर की मृत्यु से, महावीर की मृत्यु से। अब अंग्रेजों ने अपने कैलेंडर में बताया कि महावीर की मृत्यु हुई कब हुई, 527 BC। इसका मतलब वीर निर्माण संवत कब शुरू हुआ है, 527 BC। कब शुरू हुआ है, 527 BC। 527 BC में कौन सा कैलेंडर शुरू हुआ आपने, कौन सा हुआ, काफी पुराना चला गया। मतलब अंग्रेजों के कैलेंडर के शुरू होने के 527 साल पहले हमारे पास कैलेंडर था। और हमारा कैलेंडर कौन सा है, अंग्रेजों के साथ भयंकर लोचा था। अंग्रेज जब तक अपने देश में नहीं आए थे ना, उनका यह मानना था कि दुनिया सभ्य तब हुई थी जब ईसा मसीह आए। तब अपने भगवान को महान मानेंगे, उनके भगवान कौन, ईसा मसीह। तो उनका दुनिया को ज्ञान देने वाले कौन थे, इसलिए दुनिया को सभ्य बनाने वाले कौन थे। इससे पहले लोग जंगली थे, जंगलों में रहते, कपड़े नहीं थे, सब ईसा मसीह ने आके किया। अपने आए ना, उनका दिमाग खराब हो गया। जब 527 साल पहले जो उनका कैलेंडर है, उससे पहले इनकी बिल्डिंग्स है। इसलिए अंग्रेजों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तब तो वो माथा बिड़ा रहे थे यार, ईसा मसीह के 2600 साल पहले पक्की ईंटों के मकान थे। ईसा मसीह के, वो कहते साहब ईसा मसीह आए तब तो लोग जंगलों में थे और केले के पत्ते बांध के घूम रहे थे, जिंदाबाद ही रहते थे। हम कहते हैं साहब ईसा मसीह के 2600 साल पहले हमारे पास पक्की ईंटों के मकान थे। और पक्की ईंटों के मकान नहीं, डबल मंजिल और ट्रिपल मंजिल है। और केवल मकान नहीं, मकानों के साथ में सड़कें और नालियां, पूरे शहर के शहर बसा रखे हैं हमने। हमारे पास जहाज है जहां से हम विदेशी व्यापार करते हैं। ये अंग्रेजों ने इस अपने इतिहास को जब लिखने का भी प्रयास किया ना, तो इसमें बड़े गड़बड़ियां कर दी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का होता क्या है, मेरे कुछ विश्वास है, मुझे लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही है। आप यदि आके मुझे जब कहते हो ना सर नहीं ये गलत है आपका, तो मैं जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। यार पिछले 35 वर्षों से जिस चीज को मैं सही मान रहा था, अचानक यदि आप कर दोगे तो फिर मैं कहूंगा हाँ ठीक, तुम्हारे वाला थोड़ा ठीक हो सकता है, पर थोड़े वाला मेरा भी ठीक है, पूरा तो मैं भी गलत नहीं हूँ। क्यों, आत्मा गवाही नहीं देती। इसलिए अंग्रेजों को ये दिमाग में नहीं आया, अगर इतने साल पुराने भी लोग सभ्य तरीके से रह सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने जब सिंधुगढ़ सभ्यता लिखी तो उन्होंने कहा भाई ईसा मसीह के 2600 साल पहले हुआ होगा। कितने साल पहले हुआ, तो उन्होंने कहा भाई सिंधुगढ़ सभ्यता 2600 BC की है। कब की है, वो और पुरानी है। उनसे बेचारों से खींच खांच के 2600 ही पहुंची। मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक जगह है, अंग्रेजों ने लिखा उसके बारे में तो, कि ईसा मसीह के 7000 साल पहले वहां खेती होती थी। ईसा मसीह के 7000 साल पहले वहां पर, ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य पैदा और उसने कहा खेती कर लेता हूं। इसका मतलब 7000 से भी पहले पुराना इतिहास और पड़ा ना, तो वो इतिहास तो और पीछे चला जाएगा। अंग्रेज दफा चूक थे, करें क्या इसका। इसलिए बेचारों से जितना खींच खांच के हुआ वो इतना ही करके गए, 2600 BC, 1500 BC, 300 BC। इसलिए उनके इतिहास में भयंकर लोचे हैं। और इसलिए वो कहीं सेट ही नहीं कर पाए कि रामायण महाभारत कहाँ है। क्योंकि रामायण महाभारत को सेट करे तो उनकी और दिक्कत होती है कि रामायण महाभारत तो अपनी पूरी करी, सब कवच लगा रखे हैं, मुकुट पहन रखा है। इसका मतलब सभ्यता कितनी विकसित है कि इनके तो कवच और मुकुट और थे। अब यदि इसको सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना लेके जाओगे तो आपको कहना पड़ेगा साहब उससे पहले भी इन लोगों की सभ्यता थी। तो उन्होंने कहा रामायण महाभारत कहानी है, इतिहास ही नहीं। इसलिए वो, हाँ हाँ, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, अभी विक्रमी संवत 82 चल रहा है। तो जब कहते हैं 9 के साल का है तो विक्रमी संवत 2009। वो कहते हैं विक्रमी संवत 32 का, विक्रमी संवत 2032 है। 57 घटा, घटा, ईस्वी तो पीछे चल रहा है ना, अपने वाला आगे चल रहा है। तो जब वो कहते हैं 32, वो कहते हैं 2032, अब तो उसमें 57 घटा दे, तो 57 घटा 2032 में से।
तेरी दिक्कत ये है, तेरे को मैथ्स नहीं आती, कैलेंडर छोड़ है, घटा देंगे। 32 सीधे गए, 25 और घटा दे यार, कितने आएंगे? 2000 में से 25 घटा, उस साल के हो जब वो 9 के साल का कर रहे हैं, तो वो करे 2009, तो 2009 में से 57 घटा, कितने आएंगे? 9 ये गए, 57 में 9 कम कर वैसे ही 48, 48 और घटा 1952, तो 1952 के हैं। आई बात समझ में? तो भाई इसलिए तो छप्पनिया काल बोलते हैं। ध्यान दो इन चीजों पे, बड़ी कॉमन चीजें हैं, तुमने बीए कर रखी, तुम्हें नहीं पता कि कैलेंडर कैसे निकलता है? तो फिर तो इससे ज्यादा अच्छा तो तुमसे ज्यादा मम्मी जानती है, उनको पता है कैलेंडर कैसे काम कर रहा है। तुम्हारा कैलेंडर काम नहीं कर रहा है ढंग से, वो उस कैलेंडर के बारे में जानते हैं। तो अंग्रेजों के साथ ये भयंकर दिक्कत हुई, यार इस कैलेंडर को कैसे माना जाए, उनके इनकी भारत की सभ्यता कैसी है। इसलिए फिर उनके जैसे जो समझ में आए वैसे लिख के गया। और हर व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं, पीढ़ियों से वो मूल्य संचित होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी घटना को, किसी इतिहास को देखता है, तो अपने नजरिए से, अपने पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करता है। अंग्रेज गाय खाते थे, उनके लिए गाय खाना कोई बुरी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना कोई एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा, उस संस्कृत के श्लोक का उन्होंने अर्थ ही अपने हिसाब से कर दिया, और उन्होंने लिख दिया भारत के लोग भी पहले गाय खाते थे। अपने गले नहीं उतर रही वो बात। अपने कहते हैं तेजाजीन, गोगाजीन, पाबूजीन सारे के सारे गायों के लिए मरे हैं। यदि हम गाय खाते थे तो उनको मरने की कहां आवश्यकता थी? अपने वो अभी तक पल्ले नहीं पड़ रही, अंग्रेज लिख गए क्योंकि उनको संस्कृत आती नहीं थी। जैसा उन्होंने संस्कृत में कुछ पढ़ा, अपने मूल्य जोड़े उसके साथ, उन्होंने लगा हम भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, इसका मतलब यही होता होगा, कर दिया। दिक्कत हमारे साथ ये है, हम उस ट्रांसलेशन को सही भी नहीं कर पाए, हमारी पूरी हिस्ट्री उस ट्रांसलेशन पे लिख दी गई। चंडीगढ़ में एक फिजिक्स के प्रोफेसर है, मैं नाम भूल गया कोई इनका, तो अपने 7th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, खुद फिजिक्स के टीचर थे। उन्होंने पढ़ा एनसीईआरटी में कि प्राचीन भारत के लोग गाय खाते थे, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। मैंने कहा यार ये तो पल्ले नहीं पड़ रही बात। ऐसा उसने एनसीईआरटी में 114 गलतियां निकाली, कितने? फिर उसने आरटीआई लगा दी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एनसीईआरटी जवाब दे ये लाइनें कहां से ली गई, ऋग्वेद की कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? एनसीईआरटी का जवाब था हमें पता ही नहीं। दुर्भाग्य उस देश के बच्चों का जिनको वो इतिहास पढ़ा दिया गया जो लिखने वाले को नहीं पता, याद और करवा दिया गया। अब यदि मैं मान लो ये पढ़ के आया हूं एनसीईआरटी में कि गाय खाते थे, अब मेरे को कोई आके कहता है कि नहीं खाते थे, तो मेरा मन ही नहीं मानता। मैंने बुक में पढ़ा है, मैं 3rd क्लास से पढ़ के आया था, पहले खाते ही होंगे। वो का मुझे 3rd से उसका श्लोक का सही अर्थ बताया जाता, मैं कहता नहीं खाते थे। मैच नहीं कर रही अंग्रेजों के अनुसार हिस्ट्री। अंग्रेजों ने कहा पहले थी सिंधुघाटी सभ्यता, फिर थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधुघाटी सभ्यता में तो पक्के मकान थे और वैदिक सभ्यता में झोंपड़े थे। सिंधुघाटी सभ्यता के लोगों को लिखना आता था और वैदिक सभ्यता वालों को लिखना नहीं आता था। क्या कैसे होता है? पहले झोंपड़े होते हैं फिर पक्के मकान होते हैं। पहले वालों को लिखना नहीं आता, बाद वालों को लिखना आता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे के सारे मर गए, आगे वालों को एक कोई लिखना नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, आगे वालों ने झोंपड़े बना दिए? अरे मकान से कच्चे मकान आ जाते, सीधे झोंपड़ों में ले आए। इससे पहले वाले खेती करते थे, आगे वालों ने खेती नहीं की, आगे वाले पशु चराते थे सारे के सारे। भयंकर लोचा है उनकी हिस्ट्री, उनके बेचारों की समझ में नहीं आई यार इसको सही करें कैसे, उनकी गुत्थियां नहीं सुलझी अपने वाली। अपने वालों से पूछा जाता कि तुम्हारी हिस्ट्री कैसे, तो अपना सिद्धांत ही अलग काम कर रहा है। हम कह रहे हैं 4 युग होते हैं, सतयुग आया था, त्रेता आया था, द्वापर आया था, कलयुग आया था। उनके वो नहीं समझ में, एक युग में कितने साल, उस साल में कितने महीने, उन महीनों में कितने दिन, उन दिनों में कितने घंटे, पल्ले नहीं पड़ी। मैं अपने वाले सुलझा पाए अभी तक। ये जो कैलेंडर ना, वीर निर्माण संवत, महावीर की मृत्यु से शुरू हुआ। महावीर की मृत्यु हुई दीपावली को। महावीर की मृत्यु कब हुई? इसका मतलब न्यू ईयर कब आएगा? इसका न्यू ईयर कब आएगा? दीपावली। महावीर स्वामी जैन थे, आगे जैनों ने इसको फॉलो किया होगा इस कैलेंडर को। जैन ज्यादातर क्या करते हैं, खेती या व्यापार? तो जैनी ज्यादातर कौन है? व्यापारी। तो व्यापारियों का कैलेंडर कौन सा रहा होगा? वीर निर्माण संवत। उनका न्यू ईयर कब से शुरू होता होगा? कब से? आज दिन तक है ना, आज दिन तक हर व्यापारी दीपावली के दिन खाते बही चेंज कर देता है।
हर व्यापारी दीपावली पे नए खाते बही बनाता आपने, और आप उसको पूछो क्यों किया, तो अगर नवो दिन है, किस बात का नया दिन है, त्योहार है साहब। त्योहार नहीं है, कैलेंडर चेंज हो गया, नया साल है, न्यू ईयर है उनका। अब चूंकि उस कैलेंडर को फॉलो करना बंद कर दिया, न तो वो कैलेंडर पता हमें कि वीर निर्माण संवत नाम का कैलेंडर होता है, ना हमें ये पता कि दीपावली को न्यू ईयर होता है। परंपरा है, करने हैं तो करने हैं, क्यों करना है भूल गए। खूब सारी चीजें हैं, हम करते हैं कि भाई तिलक लगाना है, क्यों, रीजन नहीं पता करते। तावड़ी क्यों लगाने हैं, बाजरी क्यों नहीं लगाई पश्चिमी राजस्थान वालों ने, भाई चावल तो थे ही नहीं, बाजरी दाने तो चेपने थे आपको, बाजरी जल्दी चिपकती है। आप चावल को नोटिस कीजिए, तिलक पे लगाते 2 मिनट बाद गिर जाते हैं, बाजरी चिपकी रहेगी, क्यों नहीं चिपकाई आपने। मूंग मोड़ चिपकाते, चावल ही क्यों। चावल कुछ ना कुछ तो था उनका, उनका लॉजिक था कि चावल खराब नहीं होता कभी, इसलिए चावल को संस्कृत में कहते ही है, इसका क्षय नहीं हो कभी। तो हमने तिलक किसके करते हैं, मेहमान के, या कोई घर से बाहर जा रहा है, या हमारे घर में आ रहा है तो वो मेहमान है, जा रहा है तो अपने घर का कोई सदस्य हो सकता है, घर का सदस्य जा रहा है, हमने तिलक निकाला, भाई सुरक्षित आना, खतरा नहीं होना चाहिए, जैसे चावल खराब नहीं होता, तुम तेरे भी किसी प्रकार कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए। कोई आया है, हमने कहा तुम मेहमान हो हमारे, तुम हमेशा स्वास्थ्य रहे, तुम्हारा स्वस्थ रहो, हमेशा अच्छे रहो, जिस प्रकार चावल रहता है तुम रहो। लॉजिक है उन सब चीजों के पीछे, हमारी गड़बड़ है, क्योंकि वो ज्ञान दे दिया गया जिस ज्ञान का हमारी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं था। हमारे साथ दिक्कत ये भी, मध्यकाल जो पूरा हमारा है 700 से लेके और 1200 तक, 700 से लेके 1800 तक, इसमें तो हम लड़ाइयां 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 करते रहे, इसलिए पढ़ाई बंद रही। कोरोना में स्कूलें बंद थी, जैसे तुमने कहा कि हम कोरोना पास आउट है, कुछ ही नहीं आता, तो 700 से 1800 के अंदर कुछ ही नहीं आने वाली सिचुएशन होगी कि जैसे तैसे मौखिक ज्ञान ही हमने अप्लाई किया आगे। 1800 के बाद में अंग्रेजों ने हमें ज्ञान देना शुरू किया, पर वो खुद का दे गए। आप इस बात को यूं मान लो कि आपने 10th तक की पढ़ाई की थी, 10th में कोरोना लगा, 3 साल बीच में पढ़ाई हुई नहीं, और 3 साल बाद में जब तुम्हें पढ़ाया जाता है तुम्हें कहते हैं फ्रेंच में पढ़ाएंगे। तुम कहते से 10th तक यहाँ तो मैंने हिंदी पढ़ी थी, यहाँ मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, फ्रेंच तो कैसे पढ़ूंगा ना, जैसे भी पढ़नी है पढ़, हम पढ़ रहे हैं कई सालों से, जैसे भी पढ़ वो वाली पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसमें उनका जो कुछ है वो है। हमारे सारे पुराने ग्रंथों का अनुवाद जर्मनी के एक आदमी ने किया, मैक्स मूलर। किसने किया, वो आदमी कभी भारत आया ही नहीं। एक ऐसे व्यक्ति ने हमारे वेद पुराणों का अनुवाद किया जो कभी भारत आया ही नहीं था, जर्मनी में बैठ के अनुवाद किया, और हमारे सारे इतिहासकारों ने उसके अनुवाद के आधार पर किताबें लिख दी। हमारी बड़ी इतिहासकार मैडम है एक, रोमिला थापर मैडम। रोमिला थापर मैडम ने हिस्ट्री की बड़ी शानदार किताबें लिखी, हम सब ने पढ़ी है रोमिला थापर मैम की किताबें। रोमिला थापर मैम को न तो आती है संस्कृत, ना आती है फारसी। भारत के पुरानी दो ही लैंग्वेज मिलती है, या तो संस्कृत और फारसी। जब आपको दोनों आती नहीं तो आपने हिस्ट्री लिखी किसे, ठीक है, आपने कैसे लिखा कि ऋग्वेद में ये लिखा था कि ट्रांसलेशन पढ़ा, ट्रांसलेशन किसने किया, सब मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर कहाँ का था, जर्मनी का। भारत कितने साल रहा कि एक भी दिन नहीं आया ही नहीं। ऐसा व्यक्ति, इसका भारतीय परिस्थितियों से लेना देना नहीं था, जर्मनी में बैठ के कुछ किताबें लिखी, आपने ट्रांसलेशन की। इसलिए भारत की सबसे बड़ी इतिहासकारों में से एक मैडम सार्वजनिक रूप से कहती है, यू नो इन महाभारत अर्जुन डिनाइड फॉर बैटल। अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देता है। अर्जुन कहता, महाभारत में अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ रहा यार, सामने ये भाई खड़े हैं, सारे के सारे दादाजी खड़े हैं, काका चाचा खड़े हैं, मारा जाए कोई मेरे से, तो आज मारा जाए, कल मारा जाए। तुम्हें पता है अर्जुन ने क्यों मना किया? और सामने वाला भी माइक लिया पूछ रहा है, जी मैम बताइए क्यों मना किया? क्योंकि अर्जुन उस समय ये सोच रहे थे कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक लड़ाई बंद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे है, पर बोला, हमने माना। इसका मतलब मैडम ने क्या स्टेब्लिश किया? अर्जुन हुआ है बाद में, अशोक हुआ है गड़बड़। ये तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, कैलेंडर पता होने चाहिए। ऐसा कैसे हो, हमारे देश का कैलेंडर हमें जानकारी नहीं हो, हमें पता। अब अंग्रेजों ने आके कहा
कि भाई साहब जो ईसा मसीह क्या, जो भगवान महावीर थे तुम्हारे, भगवान महावीर की मृत्यु अंग्रेजों के अनुसार कौन से कैलेंडर में हुई? 527 भी। कब हुई? 527। इसका मतलब अपना वीर निर्माण संवत कब चला? 527। कब चला? 527। अब इसका एक साल बीत गया, एक साल बीत गया तो क्या जाएगा? 520 भी से एक साल और बीत जाएगा तो क्या जाएगा? 525। मैं कहूं इसके 84 साल बीत गए तो क्या आएगा बताओ? इसके 84 साल बीत गए, 527 में से कितने घटाएं? 84। कितने आएंगे? घटाओ, देखिए घटाना तो आता होगा। 400। मतलब मैं कहूं अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार तो क्या है? 443। और जैनों वाले कैलेंडर के अनुसार क्या है? वीर निर्माण संवत 84। जैनों वाले कैलेंडर के अनुसार तो वीर निर्माण संवत है 84। तो वीर निर्माण संवत का एक साल, वीर निर्माण संवत शुरू हुआ उस साल क्या था? 527। वीर निर्माण संवत का एक साल मतलब 526 बीसी। वीर निर्माण संवत का 2 साल मतलब 525 बीसी। वीर निर्माण संवत के 84 साल मतलब 400। 400 किसके अनुसार? अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अनुसार। वीर निर्माण संवत का कौन सा साल? 84। वीर निर्माण संवत का 84, अंग्रेजों वाले के अनुसार। बढ़ली अभिलेख कब का है? 443 बीसी। वीर निर्माण संवत के अनुसार, वीर निर्माण संवत के अनुसार इसमें यही लिखा हुआ है, क्योंकि एडीबीसी तो अंग्रेजों ने आगे किया था, वीर निर्माण संवत तो बहुत पुराना है, बढ़ली अभिलेख तो बहुत पुराना है। पर हम जब अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अनुसार मिलाते हैं ना, अब तब हम कहते हैं भाई आज तो अपने कैलेंडर तो अंग्रेजों वाला यूज ले रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, लिखो वीर निर्माण संवत के 84 के अंदर यह घटना हुई थी, फिर अगली घटना कैसे पढ़ाऊंगा मैं? अब हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि अंग्रेजों वाले कैलेंडर को स्टैंडर्ड मानना कि पूरी दुनिया उसको मानिए तो हम भी उसको मानेंगे। अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अनुसार वो क्या चल रहा है? बाकी अपना तो जो वीर निर्माण संवत था उसके अनुसार क्या है? तो बढ़ली अभिलेख कौन से संवत की जानकारी देता है? उसके कौन से साल में लिखा गया था? इसका मतलब है भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में अभिलेख लिखा गया। कौन सा? इससे पुराना राजस्थान में कोई भी अभिलेख है तो राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कब का है? 443 बीसी। ये तो अंग्रेजों वाले के अनुसार। अपना संवत कौन सा यूज लिया हुआ है? वीर निर्माण संवत कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था वीर निर्माण? भगवान महावीर की मृत्यु से। कहां से शुरू हुआ था? भगवान महावीर की मृत्यु से। भगवान महावीर की मृत्यु कब मानी जाती है अंग्रेजों? 527 बीसी। भगवान महावीर की मृत्यु के कितने साल बाद ये लिखा गया बढ़ली अभिलेख? कितने साल बाद? 84। 527 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा? आई समझ में? देखो, यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। और चीजें क्लियर होनी चाहिए यार। हम क्या हिस्ट्री वाले मास्टर ये मानते हैं इतना तो तुम्हें आता ही है, फिर धीरे धीरे समझ में आया हमारे इतना भी नहीं आता। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। यह वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। इट वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। इट वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। यह वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। इट वॉज एनग्रेव्ड इन वीर निर्माण संवत 84। वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। अच्छा, वीर निर्माण संवत कौन से धर्म के लोगों का है? जैन धर्म का। तो इसका मतलब पक्का जैनों की कोई ना कोई जानकारी है। अभिलेख ये जानकारी दे रहा है कि चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है माध्यमिका। चित्तौड़गढ़ में एक जगह, उसका नाम क्या है? कौन सी जगह है? माध्यमिका। माध्यमिका में जैन रहते थे। माध्यमिका में कौन रहते थे? जैन। कौन सी जगह है? माध्यमिका। माध्यमिका कहाँ पे? वहां पे कौन से धर्म के लोग रहते हैं? देखो, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है। माध्यमिका एक जैन के अंदर था। माध्यमिका वो जो जैन सेंटर,
माध्यमिक एक जैन केंद्र था, माध्यमिका वो जैन सेंटर। माध्यमिका एक जैन केंद्र था, माध्यमिका वो जैन सेंटर। अच्छा, इतना पुराना अभिलेख हमें कहाँ मिल गया भाई साहब? ये 1912 की बात है। कब की बात है? अपने एक इतिहासकार है, उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो अपनी हिस्ट्री लिख रहे थे, और वो जब अपनी हिस्ट्री लिख रहे थे तब उन्होंने आसपास में समाचार भिजवाए थे कि यदि किसी के घर पे कोई पत्थर पड़ा हो, किसी के खेत में कोई पत्थर लगा हो, किसी ने कोई पत्थर देखा हो, जिस पत्थर पे कुछ लिखा हो, तो मेरे को जानकारी दे। क्योंकि अभिलेखों के साथ में सबसे अच्छी बात ये होती है, अभिलेख उसी समय लगवाया जाता है जब वो घटना हुई थी, इसलिए सन का हेरफेर नहीं आता। किताबों में सन का हेरफेर है। मान लो मैं आज किताब लिख रहा हूँ, 500 साल पहले एक घटना लिख रहा हूँ, तो सन वो आगे पीछे हो गए थोड़े बहुत। जहाँ 499 लिखना था वहां मेरे से 489 हो गया, जहाँ पे 1478 लिखना था वहां मेरे से 1487 हो गया होगा, उल्टा सीधे हो गया अक्सर। पर अभिलेख तो तभी लिखवाया गया जब वो घटना हुई, तो उसके अंदर एग्जैक्टली सन पता चलते हैं। हिस्ट्री जानने का सबसे अच्छा माध्यम कोई हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा आसपास में कहीं कुछ हो तो बताओ। तो अजमेर में गांव है बड़ली, वहां पर एक मंदिर है भिलोट माता का। कौन सा? उसके पास में किसान का घर था। उस किसान ने गौरी शंकर हीराचंद ओझा जब आए तो उन्होंने कहा मेरे घर पे एक पत्थर पड़ा, उस पर कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने जाके देखा तो एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के पर कुछ लिखा हुआ है, पर जो इधर वाला लिखा हुआ है वो तो साफ दिख रहा है, इधर वाला धुंधला धुंधला कट गया बीच में। तो उन्होंने पूछा यार इस बाटे पे कहाँ से लिया बाटा? उसने कहा माता जी वाले मंदिर में पड़ा था, यहाँ तो मैं बाटा लिया है यहाँ पे। तो आधा कटा हुआ आधा कैसे है? उसने कहा जिधर से कटा हुआ उधर मैं तंबाकू कूटता हूँ, मुझे क्या पता अभिलेख है ये। तो ये अभिलेख मिला किसको था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कब मिला था? कौन सी माता जी के मंदिर का? ऐसे खूब सारे अभिलेख हैं। एक और ओझा जी को कोई अभिलेख मिला था, उसमें भी वो जगह एकदम धुंधली हो रखी है। उसने पूछा क्या? तो उनका भाई मेरी वाइफ इस पे कपड़े धोती है। तो टूट गया ये, अब मिट गए अक्षर वहां से। देखो 1912 ईस्वी में इन 1912 वडी, 1912 ईस्वी में इन 1912 वडी गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भिलोट माता टेम्पल। कहां से प्राप्त हुआ था? भिलोट माता मंदिर से। कौन सा अभिलेख? पढ़ लिया। किसको मिला था? कहां से? भिलोट माता मंदिर। कब मिला था? एक एग्जांपल और लिखते हैं, लिखो गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है। सेकेंड सेंचुरी बीसी। हिंदी में लिख लो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन। कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी। गोसुंडी कहां पड़ता है? चित्तौड़। गोसुंडी कहां पर है? चित्तौड़। कब का अभिलेख है? दूसरी शताब्दी। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल। दो शताब्दी मतलब कितने हो गए? 200 साल। एडी में या बीसी में? बीसी में। इसका मतलब ईसाइयों का कैलेंडर शुरू होने के 200 साल पहले। ईसाइयों का कैलेंडर शुरू होने के 200 साल, इसलिए 2 शताब्दी। 2 शताब्दी होगी तो क्या बोल दिया हमने? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या सेकंड सेंचुरी बीसी। बड़ा शानदार अभिलेख है। अभिलेख कहता है यहाँ पर एक वंश का राज था, उस वंश का नाम था गज। कौन सा था? उस गज वंश का एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था सर्वतात। क्या नाम था राजा का? और सर्वतात ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? कौन से राजा ने?
सर्वतात कौन से वंश का राजा है? कौन से वंश का है? गज। क्या करवा रहा है? ऐसा कौन सा अभिलेख बता रहा है? कौन सा अभिलेख? गोसु। अच्छा, कोई भी यज्ञ यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ करेंगे तो पूजा पाठ करेंगे, शुभ काम होगा तो पूजा पाठ होगी। तो अभिलेख कह रहा है पूजा पाठ की गई थी, दो लोगों की पूजा की गई थी। एक तो वासुदेव, किसकी? एक संकर्षण। किस किस की पूजा की गई बताओ? वासुदेव और वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण, संकरण मतलब उनके भाई बलराम। तो कृष्ण बलराम की पूजा की गई। किसकी? याद रखना, कभी कोई आपसे पूछ लेगा हिंदी में बलराम का पर्यायवाची, बलराम का पर्यायवाची क्या है? बलराम हल धारण करते इसलिए हलधर। बलराम का पर्यायवाची हलधर, बलराम का पर्यायवाची संकर्षण। तो भगवान कृष्ण को तो क्या कहते हैं? वासुदेव। इनको क्या कहते हैं? संकर्षण। अच्छा, ये भगवान कृष्ण बलराम ये जो सारे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? ये जो हमने 9 अवतार पढ़े, इनके अंदर कई जगह वो बुद्ध ना लिखे बलराम भी लिखते हैं, तो आगे पीछे इनका ऑर्डर चेंज होता है अलग अलग प्रकार से, तो बलराम का नाम भी आता है। तो वासुदेव संकर्षण मतलब ये किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? या एक नाम और लेते हैं हम, भागवत। जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं बताओ? देखे, भागवत या वैष्णव। इसका मतलब ये जो गजवंश का राजा है ये कौन से संप्रदाय को मानता है? वैष्णव कह दो या क्या कह दो? भागवत। ऐसा लिखा हुआ है। तो वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा, कब का है? इसका मतलब ईसा मसीह के 200 साल पहले राजस्थान में भगवान विष्णु की पूजा होती थी, ऐसा तो रिटर्न है। हो सकता है इससे पहले भी होती, अभी तक नहीं मिला, बाटे अभी तक मिल रहे हैं। मतलब अभी तक भी हमने हमारे अभिलेखों का 1% भी नहीं खोजा, 99% पड़े हैं हमारे पास। इतने अभिलेख है, हर बाटे बाटे भी लिख रखा है यार हमने कुछ ना कुछ, हम पता ही नहीं लगा पाए उनके। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा आपको राजस्थान का जो पुराना गांव और उसमें अभिलेख नहीं हो। कौन जाए, सरकारों के पास समय नहीं, बाकी लोग करे कौन, तो वो हिस्ट्री नहीं पता चल पा रही। वरना तो हम यूं गांव गांव की हिस्ट्री खोद लाएं, यार इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था। इतने सारे अभिलेख पड़े अभी तक जो हमें मिल गए, उनके अंदर सबसे पुराना कोई जो मिल रहा है जो वैष्णव संप्रदाय की जानकारी दे रहा है वो कौन सा है? हो सकता है कोई 5-7 साल बाद में, 20 साल बाद, 50 साल बाद और मिले, तब हमें पता चले जाए 3री शताब्दी से पूर्व में भी तो विष्णु भगवान की पूजा कर रहे थे, तो गोसुंडी नहीं होगा, कोई दूसरा हो जाएगा। पर जब तक नहीं है तब तक ये है कि वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? कौन सा है? गोसुंडी। कौन से राजा का जिक्र करता है? जो कि कौन से वंश का है, जो कि कौन सा यज्ञ करवाता है, जो कि किसकी पूजा करता है? वासुदेव और संकर्षण। देखो, देखो गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने, किंग सर्वतात ऑफ गज डायनेस्टी, गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गोट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गोट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। गोट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। लाइन चेंज करके लिखो। यह अभिलेख वासुदेव व संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण। यह अभिलेख वासुदेव व संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण। यह अभिलेख वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। This inscription provides information about worship of वासुदेव एंड संकर्षण। वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। Provides information about worship of वासुदेव एंड संकर्षण। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। इस प्रकार सो, इस प्रकार सो यह वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इस प्रकार यह वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। So it is an oldest inscription of Rajasthan which provides information about वैष्णव और भागवत सेक्ट। इस प्रकार यह
वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। So it is an oldest inscription of Rajasthan which provides information about Bhagvat or Vaishnav sect. So it is an oldest inscription of Rajasthan which provides information about Vaishnav or Bhagvat sect. इस प्रकार यह है वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख को जिस व्यक्ति ने पढ़ा था उनका नाम है D.R. भंडारकर। क्या नाम है? तो किसने पढ़ा इस अभिलेख को? देख लो, D.R. भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। D.R. भंडारकर रीड दिस इंस्क्रिप्शन। D.R. भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। D.R. भंडारकर रीड दिस इंस्क्रिप्शन। D.R. भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा था। D.R. भंडारकर रीड दिस इंस्क्रिप्शन। कौन से अभिलेख को? गोसुंडी। गोसुंडी कहां पड़ता है? चित्तौड़ पर अटैक करता है अकबर। कौन अटैक करता है? अकबर। तो अकबर ने जब अटैक किया था चित्तौड़ के अंदर, तो ये जो मंदिर, ये जो जगह है गोसुंडी वाली जगह जहां से अभिलेख मिला, एक मंदिर है, मंदिर के पास से अभिलेख मिला है, उस जगह पे अकबर ने अपने हाथी बांध दिए थे। क्या बांध दिए थे? इसलिए उस जगह का नाम ही फेमस हो गया बाद में, हाथीबाड़ा। क्या नाम फेमस हुआ? वो जगह जहां पर वो मंदिर था, जहां पर पूजा की गई थी, वहां पर अकबर ने अपने हाथी बांधे, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? इसलिए इस अभिलेख को हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहते हैं। कि गोसुंडी में कौन सी जगह से मिला? हाथीबाड़े वाली जगह से मिला था। किसने हाथी बांधे थे? देखो, इसे हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाथीबाड़ा इंस्क्रिप्शन। इसे हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाथीबाड़ा इंस्क्रिप्शन। इसे हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाथीबाड़ा इंस्क्रिप्शन। क्या कहा जाता है इसको? हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। अब अकबर ने वहां अपनी हाथी बांधे, सेना रोकी होगी अपने, तो सेना रोकी तो सेना के लिए लाइट की व्यवस्था की कि भाई दूर से यदि कोई आक्रमण हो जाए तो पता रहे। तो पहले लाइट क्या थी? दिए जलाते, भाई दिए जला दिया करते। एक तो दिया नीचे जला दो, एक ऊंचा पिलर बनाया, पिलर बना के ऊपर दिए जला दिए ताकि दूर दूर तक दिखाई दे। मसाल जलाते, मसाल, है ना, उस मसाल तो समझते हो, बड़ा दिया ऊपर लगा दिया करते। इसलिए उस जगह का नाम पड़ा उब दीवड़। क्या नाम पड़ा? दीवड़ का मतलब तो हो गया दिया, उब मतलब खड़ा कर दिया दिया। राजस्थानी में उब ओरणो मतलब खड़ा हो जाना। तो एक लंबा पिलर खड़ा किया है, उसके ऊपर आपने दिया लगाया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? तो इस जगह का और नाम क्या है? तो कोई पूछे उब दीवड़वल नाम की जगह से कौन सा अभिलेख मिला है? गोसुंडी। या हाथीबड़ा नाम की जगह से कौन सा अभिलेख मिला है? गोसुंडी। देखो, इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज उब दीवड़। उब मतलब खड़ा, दीवड़ मतलब दिया। इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज उब दीवड़। इस स्थान को उब दीवड़ भी कहा जाता है। दिस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज उब दीवड़। दो अभिलेख पढ़े हमने, कौन कौन से? एक तो बड़ली और एक कौन सा? तीसरा लिखो, देखो बसंतगढ़ अभिलेख। सिरोही में एक जगह पड़ती है। अब एडी में आ गए, 625 एडी लिख लो बोले। वो दो तो बीसी में ही चल रहे थे अपने। दो कौन कौन से पढ़े हैं अभी तक हमने? बड़ली और बड़ली कहां पर है? अजमेर। गोसुंडी कहां पे? बसंतगढ़ कहां पे? सिरोही। एक माता जी के मंदिर से मिला है, खिमेल माता जी का मंदिर है वहां। कौन सी माता जी का? कौन सी माता जी के मंदिर से प्राप्त होता है? देखो, यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। दिस इंस्क्रिप्शन वाज कलेक्टेड फ्रॉम खिमेल माता टेम्पल। यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था।
This inscription was collected from Khimel Mata temple. यह अभिलेख खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था. This inscription was collected from Khimel Mata temple. कहां से प्राप्त हुआ था? खिमेल माता मंदिर से. कौन सा अभिलेख? कौन से मंदिर से? खिमेल. क्या कहता है अभिलेख? क्या कहता है अभिलेख? कहता है किसी समय इस इलाके की मुख्य राजधानी है वो है भीनमाल. कौन सी है? भीनमाल में चावड़ा वंश का राज है. कौन से वंश का? राजस्थान का मुख्य केंद्र कौन सा है? भीनमाल. भीनमाल में राज कौन कर रहे हैं? चावड़ा. और चावड़ाओं का एक राजा, उसका नाम है वरमलात. क्या नाम है? अच्छा, एक तो बंदा राजा होता, बाकी अपने अंडर में लोगों को जमीन बांटता. तो उसने एक आदमी को आबू की जमीन दे रखी है. कहाँ की जमीन दे रखी है? उसने कहा भाई आबू तू संभाल ले. और जिस आदमी को आबू की जमीन दे रखी है उस आदमी का नाम है राजिल. क्या नाम है? मतलब इस पूरे इलाके का राजा तो कौन है? वरमलात. वो कहां पर रहता है? भीनमाल. उसने आबू का इलाका किसको दे रखा है? राजिल. किसको दे रखा है? राजिल. इसका मतलब राजिल वरमलात का सामंत है. राजिल जो वरमलात का क्या है? इस बात को आप यूं समझ लो, वरमलात तो मोदी जी है, राजिल भजनलाल जी शर्मा है. ये किसी बड़ी पावर के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं. तो बड़ी पावर कौन है? वरमलात. वो कहां पे रहता है? भीनमाल. उसके अंडर में काम कौन करता है? राजिल. राजिल को कौन सा इलाका दे रखा है? तो राजा के अंडर में जो काम करते हो क्या कहलाते हैं? सामंत. सामंतों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख यही है. इससे पहले अपने को यूं सामंतों की जानकारी अभिलेखों के अंदर मिलती. लिखो, चावड़ा राजा वरमलात के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग वरमलात, चावड़ा राजा वरमलात के शासन काल में, वरमलात के कोष्टक में भीनमाल लिखना. चावड़ा राजा वरमलात के शासन काल में, कोष्टक में भीनमाल लिख लेना. ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग वरमलात, चावड़ा राजा वरमलात के शासन काल में राजिल आबू का सामंत था. राजिल वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ आबू. राजिल आबू का सामंत था. राजिल वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ आबू. राजिल आबू का सामंत था. राजिल वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ आबू. राजिल आबू का सामंत था. राजिल वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ आबू. लाइन चेंज करके लिखो. इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है. तो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम. इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है. तो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम. इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है. तो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम. इस प्रकार यह अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है. तो दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूडल सिस्टम. किसकी जानकारी देता है? सामंती व्यवस्था. एक तो बड़ी गजब चीज है. इसमें क्या यूं नाम लिखे हुए हैं कि कौन सा आदमी क्या क्या काम करता है. अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं. एक नाम लिखा हुआ इसमें, क्या नाम बोलो देखिए, क्या नाम है? मैं यदि अलग अलग भागों में तोड़ दूं क्या क्या होंगे? दो बताओ देखिए. क्या होंगे? राजस्थानीय आदित्य. आदित्य तो किसी आदमी का नाम है ना? आदित्य तो कोई बंदा है. राजस्थानीय उसकी पोस्ट है. राजस्थानीय उसकी, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, एसडीएम होते हैं, उसी प्रकार उस टाइम में कोई अधिकारी होता था, उसको क्या बोलते? वो उस टाइम जो कोई राजस्थानीय था उसका नाम क्या था? क्या नाम था? आदित्य. इसलिए इन्होंने एक साथ क्या लिख दिया? तो कौन से अधिकारी की जानकारी है? कौन से अधिकारी की? राजस्थान. आपको सिंपल एक सवाल तो ये बनता है, राजस्थानीय होते थे अधिकारी? प्राचीन काल में राजस्थानीय कौन होते थे? तो कौन होते थे? अधिकारी. दूसरा ये, इसमें पहली बार राजस्थान नाम मिल रहा है. बोले वो राजस्थानीय के संदर्भ में है, पर नाम क्या मिल रहा है? इसका मतलब ये नहीं राजस्थान, ये नहीं राज्य नहीं, इसमें राजस्थान क्या है? अधिकारी.
राजस्थान क्या है? राजस्थान को एज ए राज्य पहली बार कहा था जेम्स टोड ने। किसने कहा था? पर राजस्थान अधिकारी के नाम में पहली बार कहां आता है? बोलो, कौन से अभिलेख में? देखो, यह अभिलेख राजस्थानीय नामक अधिकारी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफिसर नेम्ड राजस्थानीय। यह अभिलेख राजस्थानीय नामक अधिकारी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफिसर नेम्ड राजस्थानीय। यह अभिलेख राजस्थानीय नामक अधिकारी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफिसर नेम्ड राजस्थानीय। ब्रैकेट में पूरा लिख लो राजस्थानी आदित्य, ऊपर जो लिख रखा था कि याद रहेगा कि वो नाम है क्या, एग्जैक्टली क्या लिख रखा उसके अंदर, राजस्थानी आदित्य, इसी लाइन के ब्रैकेट में लिख लो। अब आपको तीन चीजें, कोई पूछे कि राजस्थान में चावड़ाओं की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? बसंतगढ़। कोई पूछे राजस्थान में सामंती व्यवस्था की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? कोई पूछे राजस्थान नाम का प्रयोग करने वाला अभिलेख कौन सा है? कौन सा है? बसंतगढ़। उसमें राजस्थान नाम किस संदर्भ में आया है? अधिकारी। किस संदर्भ में है? अधिकारी। क्या नाम था उस अधिकारी का? राजस्थानी आदित्य। आदित्य नाम है, राजस्थानी उसकी पोस्ट है। मतलब यदि वो तहसीलदार आदित्य होता, मैं लिखता तहसीलदार आदित्य, वैसा कुछ किया उन्होंने, जोड़ दिया और कुछ ही नहीं। अच्छा, अभिलेखों में हम पढ़ रहे हैं अलग अलग जानकारी है। कोई अभिलेख हमें ये बता रहा है कि जैनों का केंद्र माध्यमिक है, कोई अभिलेख ये बता रहा है विष्णु भगवान की पूजा होती है, कोई अभिलेख ये बता रहा है कहाँ का सामंत कौन है। कई अभिलेख ऐसे हैं जिनमें राजाओं ने अपनी तारीफें करवाई है, या किसी ने लिखने वाले राजा की भर भर के तारीफ किया, फलान जी ने ये किया, फलान जी ने ये किया। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है उनको बोलते हैं प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है क्या कहलाते हैं? देखो नीचे एक लाइन लिखो, यहीं पे एक लाइन छोड़ के लिखना। बसंतगढ़ अभिलेख हो गया, दो लाइनें छोड़ के लिखो बोले। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है प्रशस्ति कहलाती है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है प्रशस्ति कहलाते हैं। दोज इंस्क्रिप्शंस ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है। दोज इंस्क्रिप्शंस इन विच किंग्स वर प्रेज्ड या किंग्स आर प्रेज्ड। दोज इंस्क्रिप्शंस इन विच किंग्स आर प्रेज्ड प्रशस्ति कहलाते हैं। इज कॉल्ड एज यूलोजी। इज कॉल्ड एज यूलोजी। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है प्रशस्ति कहलाते हैं। दोज इंस्क्रिप्शंस इन विच किंग्स आर प्रेज्ड इज कॉल्ड एज यूलोजी। इस लाइन को बॉक्स में बंद करो, अलग से दिखनी चाहिए लाइन आपको। बॉक्स में बंद करो इस लाइन को। कितने अभिलेख पढ़ लिया हमने? चौथा लिखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। एक आधा प्रशस्ति का एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किससे पता चलती है बताओ, देखे किसे, कौन सी प्रशस्ति है बताओ? कीर्ति स्तंभ। कौन सी है? कीर्ति स्तंभ। आगे लिख लो 1460 एडी। 1460 एडी कब का अभिलेख है बताओ तो? 1460 एडी। इसका नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्यों है? क्योंकि कीर्ति स्तंभ पे लगी हुई है। कहां पे लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़। इसी का एक नाम और है विजय स्तंभ। क्या नाम है? तो बोले चित्तौड़ के विजय स्तंभ पर मान लो या चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ लिखो। यह चित्तौड़ के विजय स्तंभ पर स्थित है, कोष्टक में कीर्ति स्तंभ लिखना। यह चित्तौड़ के विजय स्तंभ पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़। यह चित्तौड़ के विजय स्तंभ पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़। यह चित्तौड़ के विजय स्तंभ, कोष्टक में कीर्ति स्तंभ लिखना। यह चित्तौड़ के
विजय स्तंभ पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़। अब बेसिकली मेवाड़ के राजाओं के बारे में बताती है, पर ये कुंभा के टाइम लिखी गई थी। किसके टाइम में? तो ज्यादा जानकारियां किसकी देती है? कुंभा। देखो इस अभिलेख से महाराणा कुंभा के, मेवाड़ के राणा कुंभा के बारे में कई जानकारियां प्राप्त होती है। इस अभिलेख से, अभिलेख वही प्रशस्ति हो गई। इस अभिलेख से मेवाड़ के राणा कुंभा की कई जानकारियां प्राप्त होती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। इस अभिलेख से मेवाड़ के राणा कुंभा की कई जानकारियां प्राप्त होती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। कई जानकारियां, मेवाड़ के राणा कुंभा की कई जानकारियां प्राप्त होती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। जैसे क्या क्या जानकारियां लिखो, जैसे लाइक ऊपर से नीचे पॉइंट्स लिख लेना ना, अलग अलग क्या क्या जानकारियां देती है हमें। एक जानकारी ये देती है वह राजा है, तो राजा ने कहां कहां जीत दर्ज की थी, कहां कहां जीत किया था। एक नंबर लिखो विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन। विजय अभियान, राजा के कौन कौन से विजय आक्रमण थे। विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन। ठीक है। कुंभा ने खूब सारे महल माड़िए बनवाए थे, तो कुंभा के निर्माण कार्यों की जानकारी। 2 नंबर लिख लो, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस। कुंभा ने खूब सारी किताबें लिखी थी। तीसरा लिखो साहित्य, लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर। कुंभा ने उपाधियां धारण की थी। चौथा लिखो उपाधियां, टाइटल्स। अब मुझे याद है एक बार क्वेश्चन था कि कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाली प्रशस्ति कौन सी है? कौन सी है? कि ये बहुत बाद गया अभिलेख है, 1460 तो बहुत बाद में आ गया। इस टाइम तक अभिलेखों में हमें ये भी नाम पता चलता है किसने लिखी है। तो लिखने वालों ने अपने नाम लिखने शुरू कर दिए। साहब मेरी है, 2 बाप बेटों ने मिलकर लिखी थी, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। क्या क्या नाम थे? तो इसके रचनाकार कौन है? अत्रि भट्ट और महेश। देखो रचनाकार, कंपोजर, रचनाकार लिख लो या कंपोजर या रचयिता लिख लो। कौन कौन है बताओ देखे? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। दोबारा तो नाम क्या क्या? अत्रि भट्ट और महेश। कल पढ़ेंगे बाकी।